गुड मॉर्निंग। एकलव्य इंस्टीट्यूट मिर्जापुर की तरफ से आज जो है आपका साइंस चलेगा। क्या चलेगा भाई? साइंस। साइंस के 3 पार्ट होते हैं। जैसे हम भौतिक विज्ञान की बात करते हैं, रसायन विज्ञान की बात करते हैं और जीव विज्ञान। इन तीनों साइंसों से जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में आपके 4 या 5 क्वेश्चन की बात किया जाता है। इस समय जो आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी की बात करते हैं तो वहां पर लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस में लगभग आपका 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी साइंस का जीवन में सबसे बड़ा महत्व है। जब सबसे बड़ा महत्व है तो वही मैं आज टॉपिक लेकर आया हूं। जानते हैं क्या? बायोलॉजी, यानी साइंस का जो तीसरा पार्ट है, यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी होती क्या है इसके बारे में मैं बताऊंगा। यह हमारे एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो आज जान लीजिए कि बायोलॉजी से पहले साइंस की परिभाषा आप जान लीजिए कि साइंस की परिभाषा होती क्या चीज। क्लियर? तो साइंस की परिभाषा की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए, द्रव्य एवं ऊर्जा यानी साइंस। साइंस यानी विज्ञान की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं। साइंस में आपको विज्ञान की बात किया जा रहा है तो विज्ञान की आपका डिफिनीशन की बात करते हैं। डिफिनीशन, डिफिनीशन मीन्स होता है भाई परिभाषा। क्या होती है? परिभाषा। कि साइंस की परिभाषा द्रव्य एवं ऊर्जा किसका अध्ययन करते हैं भाई? द्रव्य एवं ऊर्जा। द्रव्य एवं ऊर्जा के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान करते हैं। ठीक? यानी मैंने कहा कि द्रव्य एवं ऊर्जा के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध, प्रायोगिक प्रेक्षणों एवं परिकल्पनाओं के आधार पर जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विज्ञान। क्लियर बात हो? अब बात आती है कि इसी में साइंस में एक वर्ड आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा की बात करते हैं। क्या आता है? प्लाज्मा। देखिए, प्लाज्मा जो होती है यह द्रव्य की चौथी अवस्था होती है। प्लाज्मा जो होती है द्रव्य की चौथी अवस्था, द्रव्य की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। क्लियर? तो द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा का यह किसके किसके बीच होती है? द्रव्य और ऊर्जा के बीच की कड़ी है। द्रव्य एवं ऊर्जा यानी ऊर्जा के बीच की है। द्रव्य एवं ऊर्जा के बीच की होती है। जैसे आपने साइंस में 3 द्रव्य की, ठोस, द्रव, गैस, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्था और चौथी अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा। क्लियर? प्लाज्मा। अब बात आती है, हम लोग जो पढ़ेंगे जीव विज्ञान की बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज आपको लाए हैं जीव विज्ञान। देखिए, अब हम आज बात करेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा भाई वो क्या होगा आपका? आज का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा आपका, यानी हम ब्लड की बात करेंगे। किसका बात करेंगे भाई? ब्लड की। यानी ब्लड, ब्लड, ब्लड मीन्स होता है रक्त। ब्लड मीन्स क्या होता है? रक्त। यानी हम लोग रक्त का प्रयोग करेंगे। अब देखिए ब्लड की बात, यानी ये होता क्या चीज है? पहले जीव विज्ञान के बारे में आप जान लीजिए। किसके बारे में? जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान यानी जहां पर हम जीव और जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जीव एवं जंतु, इसकी क्या परिभाषा होती है जीव विज्ञान की भाई? जीव एवं जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जीव एवं जंतु, जीव एवं जंतु का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया, जीव एवं जंतु के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। क्लियर? अब बात आती है कि जीव और जंतु, जीव विज्ञान के जनक कौन? जनक। जनक जो है जीव विज्ञान के कौन है भाई? दार्शनिक अरस्तु। दार्शनिक अरस्तु, दार्शनिक
दार्शनिक अरस्तु जी हैं। कौन है? अरस्तु जी। अरस्तु जी, अरस्तु जी हैं। दार्शनिक अरस्तु जो हैं आपके जीव विज्ञान के जनक हैं। अगर हम बात करते हैं जंतु विज्ञान के, देखिए अब इसी में आता है जंतु विज्ञान, तो जंतु विज्ञान के भी जनक कौन है? अरस्तु जी ही हैं। ठीक है, अरस्तु जी है। तो जीव और जंतु दोनों के जनक कौन है? अरस्तु। आपको ये बात क्लियर होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन? वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के जो जनक की बात करते हैं, देखिए वनस्पति विज्ञान के जनक मतलब समझते हैं जिन्होंने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया है, यानी जनक की बात करते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस जी। कौन है भाई? थियोफ्रेस्टस है। वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है? थियोफ्रेस्टस। ये बात आपको पता हो गया कि जीव विज्ञान यानी जीव विज्ञान में जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, और जीव विज्ञान के जो जनक हैं दार्शनिक अरस्तु जी हैं, और जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु जी हैं, और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है भाई? थियोफ्रेस्टस। ये बात क्लियर है। अब बात आती है, हमारा जो टॉपिक आज का जो है वह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका ब्लड की बात करते हैं। तो ब्लड की बात करते हैं, तो आइए ये रक्त की बात करते हैं भाई। ब्लड यानी ब्लड मीन्स होता है रक्त। अब देखिए रक्त जिसको हम कहते हैं खून की बात करते हैं, यानी हिंदी में जैसे हम खून की बात करते हैं, ये होता क्या चीज है इसके बारे में आपको जानना है। ये कहां से उत्पन्न होता है, ठीक, इसमें इसके गुण क्या है, इसकी नेचर क्या है, ये कैसा होता है, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। देखिए जो ब्लड की बात कर रहे हैं, क्लियर, ब्लड की बात कर रहे हैं, तो ब्लड जो है यह एक तरल संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक, यानी तरल संयोजी उत्तक होता है। उत्तक, तरल संयोजी उत्तक होता है। क्लियर, यानी ब्लड जो है तरल संयोजी उत्तक होता है। प्रोटीन्स की उपस्थिति के कारण, किसकी उपस्थिति भाई? प्रोटीन्स की उपस्थिति के कारण, प्रोटीन्स की उपस्थिति के कारण प्रोटीन्स की उपस्थिति के कारण यह किस फॉर्म में होता है? कोलाइडी विलियन के रूप में। किसके फॉर्म भाई? कोलाइडी विलियन के रूप में। कोलाइडी विलियन के रूप में होता है। विलियन के रूप में होता है। क्लियर, कोलाइडी विलियन के रूप में होता है। अब ध्यान रखिएगा, यह जो है कोलाइडी विलियन की जब हम बात कर रहे हैं, कोलाइडी विलियन के रूप में होता है, यानी किसकी उपस्थिति? प्रोटीन्स की उपस्थिति। यह कैसा उत्तक होता है? तरल संयोजी उत्तक प्रोटीन्स की उपस्थिति के कारण कोलाइडी विलियन के रूप में विद्यमान होता है। इसकी प्रकृति कैसे? जैसे मनुष्यों की प्रकृति, जैसे मनुष्यों की प्रति पशु पक्षियों की प्रकृति, नेचर की बात किया जाता है, यानी उनका स्वभाव की बात किया, तो वही ब्लड के स्वभाव की हम लोग बात करते हैं। तो ब्लड की जो प्रकृति की बात करते हैं, तो इसका नेचर जो होता है, इसके जब नेचर की हम बात करते हैं, तो यह हल्की सी क्षारीय होती। कैसी होती है भाई? हल्की सी क्षारीय होती है। ये क्षारीय की बात कर रहा है, क्षारीय होती है, हल्की सी क्षारीय होती है। देखिए हल्की सी एसिड या बेस की बात किया जाता है। क्षारीय की बात, क्षार की बात है। क्षार होने के कारण इसका जो पीएच वैल्यू होती है, यानी पीएच मान कितना है? कौन सा मान? पीएच जो मान होता है यह 7.4 होता है। इसका पीएच मान 7.4। किसका? ब्लड का पीएच मान जो होता है 7.4 की बात किया जाता है। अब देखिए यह हमारे शरीर में
हमारे शरीर में कितना होता है भाई? हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में, हमारे शरीर की जब बात करते हैं, देखिए जब भी बात किया जाता है तो सामान्य व्यक्ति की बात किया जाता है। यह हमारे शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है भाई? 5 से 6 लीटर होता है। तो घबराने की बात नहीं है, यह हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर होता है। क्या होता है? ब्लड होता है, यानी रक्त की बात करते हैं। यह हमारे शरीर के वजन का, हमारे शरीर के वजन का, वजन यानी वजन का 1/13वां भाग होता है। कौन सा भाग होता है भाई? 1/13वां भाग होता है। 1/13वां भाग होता है। क्लियर है? यह हमारे शरीर के वजन का 1/13वां भाग होता है। 1/13वां भाग, क्या ब्लड की बात करते हैं, 1/13वां भाग होता है। अब देखिए ब्लड की जब यहां से ये बात किया गया, ये सारी बातें यहां से जब हो जाती है, तो अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कितना होना चाहिए, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, यानी ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, ब्लड की बात करते हैं। क्लियर? आइए हम बात करते हैं। देखिए ग्लूकोज लेवल यानी रक्त में ग्लूकोज का स्तर, सामान्य मनुष्य के रक्त में ग्लूकोज का स्तर, यानी आपसे यह पूछा जाए कि सामान्य व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज स्तर होना चाहिए। चलिए, तो ये ग्लूकोज स्तर होना चाहिए। सामान्य व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज का स्तर क्या होना चाहिए? ये सभी के दिमाग में आया होगा कि भाई इतना से इतना होना चाहिए। मैं अभी बता रहा हूं आपको, ऑप्शन दे रहा हूं। पहला जो ऑप्शन आपका आ रहा है 40 से 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। क्लियर? डेसीलीटर की बात करते हैं। दूसरा जो ऑप्शन की बात करते हैं 80 से 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की बात किया गया, डेसीलीटर की बात किया। तीसरा जो ऑप्शन की बात किया गया, देखिए तीसरा जो ऑप्शन आपका यहां से आ रहा है, देखिए क्या आ रहा है कि 120 से 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की बात किया जा रहा है। चौथा जो ऑप्शन आ रहा है आपका 160 से अधिक। कितना? 160 से अधिक। तो आपको ये पता हो गया होगा भाई कि सामान्य व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज का लेवल कितना होना चाहिए। तो आपके ऑप्शन में आपका है 40 से 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 80 से 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 120 से 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 160 से अधिक। तो क्या होना चाहिए ऑप्शन? 80 से 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है सामान्य। क्लियर? अब बात आती है कि यदि 40 से 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ जाए तो यह किस कंडीशन की बात, तो यह किस कंडीशन में होता है? तो 40 से 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इसे कहते हैं खाली पेट या निरन्न अवस्था। क्लियर? निरन्न अवस्था या खाली। जिस दिन आप व्रत रहते हैं, क्या रहते हैं भाई? जिस दिन आप व्रत रहते हैं या पूरे दिन भूखे रहते हैं, उस दिन जो है आपका ग्लूकोज लेवल कितना होना चाहिए? 40 से 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। क्लियर? दूसरी बात, ये सामान्य कंडीशन में होता है, ये आपका सामान्य कंडीशन में होता है। सभी सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य कंडीशन में ऐसा होता है। अब बात आती है 120 से 160 किस कंडीशन में होता है? जब आप भोजन कर लेते, क्या कर लेते हैं? भोजन, यानी भोजन के पश्चात
यानी भोजन के पश्चात जैसे आप भोजन कर लेते हैं और भोजन जब कर लेते हैं और तुरंत आपका ग्लूकोज लेवल नापा जाता है तो थोड़ा बढ़ जाता है, तो उससे घबराने की बात नहीं होती है। तो उस कंडीशन में 120 से 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। क्लियर। अब दूसरी बात आती है कि 160 से अधिक, 160 से जब अधिक की बात किया जाता है, देखिए ध्यान रखिएगा, 160 से जब अधिक की बात किया जाता है तो इस किस कंडीशन में होता है, जब व्यक्ति क्या हो जाता है, शुगर का पेशेंट हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, शुगर का पेशेंट होता है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में डायबिटीज। यानी शुगर की जब बीमारी हो जाती है, शुगर की बीमारी आ जाती है, तो उस कंडीशन में, उस कंडीशन की बात करते हैं, डायबिटीज की बात करते हैं, डायबिटीज की बात करते हैं, यानी इस कंडीशन में डायबिटीज हो जाता है। क्लियर। तो यहां से सामान्य व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज की बात। अब आपसे यदि मैं एक क्वेश्चन और बात कर दूं कि रक्त का प्रमुख कार्य क्या है, क्या है रक्त का प्रमुख कार्य। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि रक्त का भाई प्रमुख कार्य क्या है। देखिए रक्त का प्रमुख कार्य, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि रक्त का प्रमुख कार्य क्या है, प्रमुख कार्य। क्लियर। रक्त का प्रमुख कार्य बताइए, ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा, इसमें भी मैं 4 ऑप्शन आपको दे रहा हूं। क्या कि रक्त का प्रमुख कार्य, बहुत आपके दिमाग में चल रहा होगा कि रक्त के तो बहुत कार्य हो सकते हैं। चलिए मैं भी बहुत दे रहा हूं। क्लियर। क्या क्या बातें दे रहा हूं भाई। पहला ऑप्शन मैं दे रहा हूं भोजन संवहन में। क्या दे रहा हूं, भोजन संवहन में, भोजन संवहन में। क्लियर। दूसरा ऑप्शन जो है आपका मैं दे रहा हूं ऑक्सीजन संवहन में, ऑक्सीजन संवहन में। क्लियर। ऑक्सीजन संवहन में। जो तीसरा ऑप्शन की बात कर रहे हैं, चलिए देखिए तीसरा जो ऑप्शन आ जा रहा है आपका शरीर की प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा की बात कर रहे हैं, शरीर की प्रतिरक्षा की बात कर रहे हैं। चौथा जो ऑप्शन की बात किया जा रहा है आपसे, ये चौथा जो ऑप्शन है रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का बनना। ठीक, रक्त का थक्का बनना। ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखा है कि रक्त का प्रमुख कार्य क्या होता है भाई। तो रक्त का जो प्रमुख कार्य ऑप्शन आपके सामने लिखा है, तो भोजन संवहन में, ऑक्सीजन संवहन में, शरीर की प्रतिरक्षा में, रक्त का थक्का बनना। ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं लग रहा कि जो ना, अगर 5वां ऑप्शन मैं ये कह दूं कि सभी, तो आप क्या करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बातें आ गई कि भाई ऐसा तो लग रहा है कि भोजन संवहन में भी रक्त का महत्वपूर्ण कार्य है, ऑक्सीजन संवहन में भी सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, शरीर की प्रतिरक्षा में भी सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, रक्त का थक्का बनना, ऑल ऑफ दीज, यानी सभी। तो ऐसी बात नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ऑक्सीजन संवहन में। इसका आंसर जो राइट आंसर होगा वह ऑक्सीजन संवहन। लेकिन यहां पर मैं ये दिया हूं तो ओनली फॉर एक के लिए नहीं दिया हूं, इसका 4 ऑप्शन है तो चारों की कुछ वैल्यू है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए भोजन संवहन में या भोजन, रक्त का प्रमुख भोजन संवहन में किसके द्वारा, रक्त प्लाज्मा द्वारा। किसके द्वारा भाई, रक्त प्लाज्मा द्वारा। यानी भोजन आपके बॉडी में जब पहुंचता है तो किसके द्वारा, यानी रक्त प्लाज्मा के द्वारा। ऑक्सीजन संवहन आरबीसी के द्वारा, आरबीसी से पहुंचता, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं, यानी जिसे लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। शरीर की प्रतिरक्षा की जब बात करते हैं, यह डब्ल्यूबीसी की बात करता है। क्या बात करता है, व्हाइट ब्लड सेल की बात है, यानी शरीर की प्रतिरक्षा। जैसे आप अपनी बॉडी को आप सुरक्षित रखते हैं तो किसके माध्यम से सुरक्षित रहता है भाई, डब्ल्यूबीसी के। यह जब लड़ते लड़ते कमजोर हो जाता है रोगों से, तब आप बीमार हो जाते हैं। क्लियर। उसके बाद रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का बनता है किसके, रक्त प्लेटलेट्स के द्वारा। किसके भाई, रक्त प्लेटलेट्स के द्वारा, रक्त का थक्का बनता है, रक्त प्लेटलेट।
ये आपने रक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य। अब जो है रक्त का जो महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, रक्त का सीधा अभिप्राय किससे होता है? रक्त का सीधा अभिप्राय हीमोग्लोबिन से होता है। किससे होता है भाई? रक्त का सीधा अभिप्राय किससे होता है? हीमोग्लोबिन से होता है। अब हीमोग्लोबिन से होता। अब आपको थोड़ा सा मैं हीमोग्लोबिन की बात कर रहता हूं। देखिए जो हीमोग्लोबिन होता है हमारी बॉडी में, हीमोग्लोबिन की जब बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं भाई? हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा कि हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है लाल होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही रक्त क्या होता है? रक्त लाल होता है। रक्त में जो लाल कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। जैसे टमाटर लाल होता है किसकी वजह से? लाइकोपीन के द्वारा। क्लियर? उसी तरह से रक्त जो लाल होता है किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन। यह हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का कितना स्तर होता है? देखिए सभी बुकों में अलग अलग की बात। यह 12.5 से लेकर के आप लिख सकते हैं 15.5 यानी 15 तक लिख सकते हैं, 15.5 तक। तो यह सामान्य लेवल की बात किया जाता है। अन्य बुकों में यह 15.5 से 17.5 की भी बात करता है, 13.5 से 17.5 की भी बात करता है। तो ये सामान्य लिए 12.5 से 15.5 की बात करता है हीमोग्लोबिन। क्लियर? यानी हीमोग्लोबिन का ये महत्व है। उसके बाद देखिए इसी में ये बात आती है रक्त प्लाज्मा। क्या आती है भाई? रक्त प्लाज्मा। तो रक्त प्लाज्मा क्या होता है एक मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए रक्त प्लाज्मा क्लियर? रक्त प्लाज्मा की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये रक्त जो प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, ये रक्त प्लाज्मा, ये जो प्लाज्मा है ये रक्त प्लाज्मा की बात कर रहे हैं। क्लियर? रक्त प्लाज्मा होता क्या है ये आपको सबसे महत्वपूर्ण मैं पॉइंट बता रहा हूं, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लाज्मा आपकी बॉडी में 55 से 60% होता है। कितना होता है? 55 से 60%। यह किस फॉर्म में होता है? निर्जीव तरल घटक के रूप में। यह होता है निर्जीव तरल घटक के रूप में। देखिए यह जो होता है निर्जीव तरल घटक के रूप में, होता है। क्लियर? निर्जीव तरल घटक के रूप में प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा जो होता है 55 से 60% निर्जीव तरल घटक के रूप में होता है। यह हमारे शरीर में, यानी जैसे प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाई क्या जाती है भाई? प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में जो है, ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में जो होता है जल। क्या होता है? जल कितना होता है भाई? 92% जल होता है। 92% जल होता है। प्रोटीन्स की बात करते हैं, जो प्रोटीन्स होती है या प्रोटीन्स कितना होती है? लगभग 7% होता है। अन्य में जैसे कि ग्लोबिन्स प्रोटीन, थ्रोम्बोप्रोटीन्स अन्य में पाया जाता है। यानी 1% में जो होता है अन्य प्रोटीन्स की बात किया जाता है। प्लाज्मा में प्रोटीन्स की बात। अब आपसे ये पूछा जाए कि प्लाज्मा का कार्य क्या है, कि भाई इसका फंक्शन क्या है, इसका वर्क क्या है, इसका आपका कार्य क्या है? प्लाज्मा का कार्य क्या है? देखिए प्लाज्मा जो होता है भोजन में, मैंने बताया था शुरुआत में ही कि भोजन में, श्वसन में, उत्सर्जन में, हार्मोन्स में, एनर्जी के फॉर्म में। यानी प्लाज्मा जो है कई फॉर्मों की बात किया गया। भोजन में श्वसन की बात करते हैं, श्वसन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, श्वसन की बात करते हैं। श्वसन में, भोजन में, श्वसन में, पाचन में, उत्सर्जन की बात करते हैं, उत्सर्जन में, ठीक, हार्मोन्स के रूप में, ऊर्जा के रूप में,
आदि जो होता है, आदि फॉर्म में प्लाज्मा उपस्थित होती है। क्लियर। अब इसी के बाद आपको मैं प्लाज्मा की मैं बात बता दिया। अब देखिए ब्लड, ये है प्लाज्मा। क्लियर। अब इसके बाद जो है हम आगे की बात कर रहे हैं। देखिए प्लाज्मा के बाद जो अगला जो आपका बताने जा रहे हैं कि ये जो होता है आरबीसी। आरबीसी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि आरबीसी क्या होता है। क्लियर। आरबीसी, आरबीसी को फुल फॉर्म में रेड ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है। रेड ब्लड सेल्स या कार्पोरल्स की बात किया जाता है। सेल, हम लोग साथ में सेल की बात, या इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लाल रक्त कणिका। क्या कहा जाता भाई, लाल रक्त कणिकाएं। कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं की बात किया जाता है। तो लाल रक्त कणिकाओं की बात किया जाता है आरबीसी। देखिए अलग अलग प्राणियों में आरबीसी की वैल्यू भी अलग अलग की बात किया जाता है। जैसे आरबीसी जो होता है, यह आरबीसी जैसे हम कहते हैं नोटोकार्ड्स प्राणी। अब बात सोचेंगे नोटोकार्ड्स क्या होता है। नोटोकार्ड्स, 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 ठीक ना। नोटोकार्ड्स की बात किया जाता है। नोटोकार्ड्स, जैसे नोटोकार्ड्स की जब हम बात करते हैं, जानते क्या है नोटोकार्ड्स, जैसे मछली हो गया, सरीसृप हो गया, उभयचर जंतु हो गया, पक्षियां हो गई, तो यह सभी जो है नोटोकार्ड्स के अंतर्गत आते हैं। मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, मछली क्योंकि कांटेदार, मछली, उभयचर, 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 सरीसृप, सरीसृप, ठीक, आदि आदि में जो है यह आरबीसी कैसा होता है, उत्तल व अंडाकार होता है। कैसा भाई, उत्तल व अंडाकार, उत्तल, उत्तल एवं अंडाकार होता है, अंडाकार होता है। अब आरबीसी, आरबीसी कैसा होता है, उत्तल और अंडाकार। जैसे हमने कहा नोटोकार्ड्स प्राणियों में, जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में दिया मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षियां, पक्षियां की बात करते हैं। चलिए भाई पक्षियां की भी बात कर लेते हैं। तो इसमें आरबीसी कैसा होता है, उत्तल एवं अंडाकार। आरबीसी जो होता है उत्तल एवं अंडाकार होता है। किसमें, नोटोकार्ड्स प्राणियों। जबकि हम स्तनधारियों की बात करते हैं, जैसे स्तनधारी की बात करते हैं। देखिए स्तनधारी की बात जब कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, स्तनधारी, स्तनधारी की जब बात किया जाए, स्तनधारी, देखिए स्तनधारियों की बात कर रहे हैं। स्तनधारी, स्तनधारी जैसे कि जो लोग जानते हैं स्तनधारी क्या होते हैं, जो लोग बच्चे यानी दूध पिलाने का काम करते हैं, वो स्तनधारी की श्रेणी में आते हैं। स्तनधारियों में जैसे हम मनुष्यों की बात करते हैं, तो इसमें आरबीसी जो होता है, प्रारंभ में तो आरबीसी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आरबीसी पाया जाता है प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभ में आरबीसी पाया जाता है। क्लियर। प्रारंभ, जैसे जैसे ये परिपक्व होते हैं, जैसे जैसे ये परिपक्व होते हैं, परिपक्व, ठीक ना, परिपक्व होते हैं, इसमें आरबीसी क्या हो जाता है, विहीन हो जाता है। आरबीसी विहीन यानी समाप्त हो जाता है। आरबीसी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्लियर। ये बात आपको तो समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे ये आपका परिपक्व होता है मनुष्यों में, तो मनुष्य यानी स्तनधारियों की बात कर रहे हैं, तो आरबीसी जो होता है इसमें क्या हो जाता है, विहीन हो जाती यानी समाप्त हो जाती। बात क्लियर हो गया होगा कि स्तनधारियों में आरबीसी क्या होता है, नोटोकार्ड्स प्राणियों में। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। और ये जो मैं टॉपिक लिया हूं ब्लड, यहां से ये क्या 2 क्वेश्चन निश्चित, ये बस ओनली फॉर उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मैं नहीं बात कर रहा हूं, ये ऑल एग्जाम की बात कर रहा हूं। चाहे वह रेलवे की बात, आप जानते हैं कि रेलवे में साइंस सबसे महत्वपूर्ण साइंस होता है, 25 क्वेश्चन आता है। आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस की बात करते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आता है। आरओ में लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आपका 4 से 5 क्वेश्चन आने, यानी साइंस का इतना बड़ा क्रेज है।
साइंस का इतना बड़ा क्रेज है। इसलिए आज जो मैं बताने जा रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, आप इसको जरूर पढ़िएगा और मेरे नोट्स को जरूर पढ़िएगा। इससे बाहर यदि आएगा तो बताइएगा कि नहीं सर आपने गलत बताया था। आप पूरे मेरे साइंस को देखिएगा, मैथ को देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं किसी ने पढ़ाया था। चलिए भाई हम आगे बात करते हैं। आइए, उसके बाद हम बात कर रहे हैं देखिए, इसके बाद जो हम लोग बात कर रहे हैं, अब बात आती है कि परिभाषाओं, यानी आरबीसी में एक पॉइंट आपको और मैं बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट में आप लोग इसको लिख लीजिएगा कि आरबीसी जो होता है इसका जीवन औसत काल, यानी जीवन औसत काल, इसका जीवन औसत काल कितना होता है भाई सबको पता होगा कि हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि आरबीसी का जीवन औसत काल 120 दिन होता है। 120 दिन। आप सोचेंगे कि 120 दिन के बाद क्या होता है भाई? 120 दिन के बाद पुनः ये डेथ होता है, मर जाता है, पुनः फिर, यानी ऐसी प्रक्रिया ये चलती रहती है। तो घबराने की बात नहीं, ये ऐसी प्रक्रिया ये चलती रहती है। क्लियर हो गया? अब बात आती है, देखिए आरबीसी की बात मैंने पूरी इस बातें बताया, नोटोकास्ट प्राणियों में, स्तनधारियों में, और इनका जीवन औसत काल की बात। अब बात आती है कि देखिए मैं ब्लड में आपको एंटीजन और एंटीबॉडी की मैं बात करने जा रहा हूं। क्लियर? चलिए आइए, ब्लड, यानी जो ब्लड आपकी टॉपिक है, ये आपका टॉपिक क्या है भाई? ब्लड की बात कर रहे हैं। ब्लड, ये ब्लड है, देखेंगे कि रेड से मैं लिखा हूं, ये रक्त की बात किया जा रहा है। तो इसमें देखिए क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन मैं बताने जा रहा हूं। क्या जानते हैं क्या? एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी। देखिए एंटीजन हिंदी में भी लिख दिया जा रहा है एंटीजन, और यहां पर लिख दिया जा रहा है एंटीबॉडी। क्लियर? एंटीजन और एंटीबॉडी। अब ब्लड में दो ग्रुप की बात किया गया, एंटीजन और एंटीबॉडी। ये एंटीजन और एंटीबॉडी ये चीज है क्या चीज? आपके ये है क्या चीज? देखिए जैसे आपका मोबाइल फोन की बात करें, लैपटॉप की बात कर लेते हैं। जब वायरस आ जाता है आपके फोन और लैपटॉप में, तो आप उसको सेव कैसे रखते हैं, यानी उसको बचाते क्या? तो या तो एंटीवायरस का फंक्शन डालते हैं। एंटीवायरस का फंक्शन डालते हैं। जब एंटीवायरस का फंक्शन डालते हैं तो यह क्या होता है, वह मोबाइल और लैपटॉप आपका सुरक्षित रहता है। क्लियर? सुरक्षित रहता है। उसी तरह से हमारी जो बॉडी की बात किया जाता है, एंटीजन और एंटीबॉडी। तो एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों का होना अति आवश्यक है। चलिए, यह पाई कहां जाती है? आपके ब्लड में एक पाई कहां जाती है? क्लियर? तो यह जो है एंटीजन और एंटीबॉडी जो होती है, यह आरबीसी के सतह पर पाई जाती है। कहां पाई जाती है भाई? आरबीसी के सतह पर पाई जाती है। क्लियर? पाई जाती है। यह आरबीसी के सतह पर पाई जाती है। कौन? एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी जो है आरबीसी के सतह पर पाई जाती है। अब बात आती है कि भाई एंटीजन और एंटीबॉडी की शाखा, यानी इसका अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? क्लियर? यानी हम कह सकते हैं कि एंटीजन, और जैसे एक मैं उदाहरण बता दूं कि जैसे आप साइंस ग्रुप के हैं तो आप विज्ञान के छात्र कहलाएंगे। कोई रहता है आर्ट साइड का, तो उसे कहेंगे कि भाई यह तो आर्ट साइड वाला छात्र है। उसके बाद कोई विशेषज्ञता हासिल करता है तो दूसरे पार्ट में कॉमर्स वाला कॉमर्स, यानी यह एक प्रकार की क्या है? ब्रांच है। ब्रांच मीन्स शाखा, यानी हम बात करते हैं शाखा। क्लियर? शाखा। आज मैं यहाँ बायोलॉजी पढ़ा हूं तो बायोलॉजी भी एक प्रकार की शाखा की बात किया जा रहा है।
तो यह शाखा, यानी उसी तरह से एंटीजन और एंटीबॉडी की जो शाखा होती है, इसकी जो शाखा की बात किया जाता है, क्या क्या किया जाता है भाई, शाखा। यानी ब्रांच जो है इसकी शाखा, एक किसकी, एंटीजन की और एंटीबॉडी की, जो इसकी शाखा है, क्या है शाखा, जानते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यह जो है सीरोलॉजी शाखा, सीरोलॉजी शाखा, यानी सीरोलॉजी शाखा के अंतर्गत हम एंटीजन और एंटीबॉडी का अध्ययन करते हैं। क्लियर, एंटीजन और एंटीबॉडी का अध्ययन जो है हम सीरोलॉजी शाखा के अंतर्गत करते हैं। अब बात आती है कि एंटीजन और एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। हाँ, एंटीजन और एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए आइए हम ऊपर बताते हैं आपको। चलिए, एंटीजन जैसे हमारे ब्लड ग्रुप में, जो ब्लड ग्रुप में एंटीजन की बात करते हैं, एंटीजन, एंटीजन इसको हिंदी में भी लिख दे रहे हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, एंटीजन। क्लियर, एंटीजन, और यहां पर लिख दिया जा रहा है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। क्लियर, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, ए एंटीजन और एंटीबॉडी की बात किया, एंटीजन ए और अब देखिए आपके ब्लड ग्रुप में जैसे समूह को हम ब्लड ग्रुप ए के साथ एंटीबॉडी जो लेते, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या प्रयोग करते हैं भाई, एंटीबॉडी। चलिए, एंटीबॉडी हम क्या, ए का अपोजिट लेंगे, क्या, बी। क्लियर, दिख रहा होगा, ए के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग। ठीक, एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी बी। अगर इसी में एंटीबॉडी ए होता, क्या होता, एंटीबॉडी ए होता, तो इसका एंटीजन क्या होगा, इसका जो एंटीजन की बात करेंगे, इसका एंटीजन बी होगा। क्या होगा, एंटीजन, एंटीजन, इसका एंटीजन बी। हमेशा इसका विपरीत की, जैसे एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी बी होती है, उसी तरह से एंटीबॉडी ए के साथ एंटीजन बी होता। क्लियर, यानी इसका जस्ट विपरीत। अगर दोनों एक रहता, जैसे हम बात कर दे, आपका ब्लड ग्रुप जैसे एंटीजन ए है तो इसके साथ ए हो जाए, एंटीजन यानी एंटीबॉडी बी है और इसके साथ बी हो, तो यह आपस में क्या हो जाए, जानते हैं क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जान लीजिए, यह आपस में चिपचिपा हो जाएगा, यानी गाढ़ा हो जाएगा, व्यक्ति क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो यानी इसका जस्ट विपरीत। मैंने वही आपको तरीका बताया कि जैसे फोन हो गया, ठीक, फोन में क्या होता है कि जैसे हमारे फोन में या आपके फोन में वायरस आ गया, तो वायरस को यानी सही करने के लिए आप क्या करोगे, एंटीवायरस। एंटीवायरस कोई चीज है नहीं, यह एक प्रकार का फंक्शन है, उस फंक्शन को आप लोड कर लेते हैं, आपका मोबाइल भी ना चालू हो जाए, तो वही एंटीवायरस की। इसी के साथ एंटीजन ए के साथ एंटीजन ए नहीं होता है। क्लियर, तो होना क्या चाहिए भाई, ए के साथ बी और बी के साथ ए, जस्ट विपरीत होता है। यहां से बात एंटीजन और एंटीबॉडी की बात समझ में आ गया होगा कि इसकी मैंने शाखा बताया कि सीरोलॉजी शाखा है, एंटीजन होता क्या चीज। क्लियर, यह कहां पाई जाती है, आरबीसी के सतह पर पाई जाती। कहां पाई जाती है, आरबीसी के सतह पर। अब इसी में आपको मैं एक ग्रुप की बात कर रहा हूं, किसका, यानी ब्लड ग्रुप। इसके आधार पर एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर ब्लड के 4 ग्रुप होते हैं, ठीक ना, एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी। क्लियर, यानी एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर, एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर जो है ब्लड के 4 ग्रुप, कितने ग्रुप होते हैं भाई, 4 ग्रुप, यानी 4 ग्रुपों की बात किया जाता है। क्लियर, यानी 4 ग्रुप, यानी आपके ये 4 ग्रुप, जैसे ब्लड ग्रुप ए, यानी इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं, इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं रक्त समूह ए, रक्त समूह ए। क्लियर, पहला रक्त समूह ए। दूसरा की बात किया जाए, रक्त समूह
बी की बात किया जाए भाई। और तीसरा जो ग्रुप की बात किया जाता है रक्त समूह, क्या होता है, रक्त समूह ए बी की बात किया जाता है। रक्त समूह ए, रक्त समूह बी की बात किया जाए, रक्त समूह ए बी की बात किया जाए। क्लियर। यहां से अब जो चौथे की बात किया जाता है, आपका जो ये चौथा पार्ट है ये कौन सा जानते हैं? तो चलिए भाई, रक्त समूह ओ। क्या? रक्त समूह ओ। आइए, एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर इसे 4 भागों में मैंने बांटा है, 4 पार्ट में बांटा। रक्त समूह ए, जैसे आप किसी भी व्यक्ति का रक्त समूह ए है, क्या है, किसी भी व्यक्ति का रक्त समूह ए है, तो इसमें अगर एंटीजन, अगर इस रक्त समूह ए है तो इसमें एंटीबॉडी क्या पाई जाएगी? एंटीबॉडी, एंटीबॉडी जो होता है क्या पाई जाती है? बी पाई जाती। या रक्त समूह ए है तो इसके साथ एंटीबॉडी बी। यदि रक्त समूह आपका बी है तो इसमें एंटीबॉडी जो पाई जाएगी ए पाया जाएगा। अगर देखिए, अब यहां पर थोड़ा सा समस्या आ जाएगी। इसमें देखिए, इसमें अगर ए बी है, क्या है, ए बी है, ए बी आपका अगर एंटीजन, जैसे देखिए ध्यान रखिएगा, इस समूह को क्या कहते हैं? रक्त समूह ए बी को सर्व अदाता या सर्वग्राही कहा जाता। क्या कहा जाता भाई? सर्व अदाता, अदाता या सर्वग्राही। क्या कहेंगे? सर्वग्राही। ध्यान रखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस समूह को सर्व अदाता या सर्वग्राही कहा जाता है, तो रक्त समूह ए बी है। क्लियर। रक्त समूह ए बी। अब ऐसा क्यों होगा? अब इसका कारण जानो, इसका कारण जान लीजिए। चलिए, इस कारण की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसका कारण जानिए। रक्त समूह ए बी की बात कर, इसका रीजन क्या होता है कि इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, तो इसमें एंटीजन जो पाई जाती है, एंटीजन, एंटीजन जो होती है ए बी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ए बी पाई जाती है। लेकिन एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी अनुपस्थित रहती। क्या रहता भाई? अनुपस्थित, अनुपस्थित, अनुपस्थित। क्लियर। अनुपस्थित रहता है, ध्यान रखिए। इसीलिए इसे सर्वग्राही कहा गया। यानी इसका मतलब ये हुआ, यदि मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो मैं सबसे ग्रुप यानी ब्लड ले सकता हूं, लेकिन किसी को दे नहीं सकता। ध्यान में रखिएगा। यानी मैं इससे सभी से रक्त ले सकते हैं, सभी से रक्त क्या कर सकते हैं? रक्त ले सकते हैं, ले सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, एक एक पॉइंट को नोट करिएगा। इस चैनल के माध्यम से यानी एकलव्य इंस्टीट्यूट के माध्यम से मैं जो साइंस का सब पार्ट लाया हूं, सबसे इंपॉर्टेंट, आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट लाया हूं, इसको ध्यान में रखिएगा। अब ध्यान में चलते हैं कि सभी से रक्त ले सकता है, सभी से रक्त ले सकता है, लेकिन किसी को नहीं देता है, लेकिन किसी को नहीं देता है भाई। ध्यान में रखिएगा, ले तो सकता है लेकिन किसी को देगा नहीं, किसी को नहीं देता है, नहीं देता है, नहीं देता है। ध्यान में रखिए, क्योंकि इसे सर्व अदाता या सर्वग्राही इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास एंटीजन उपस्थित है और एंटीबॉडी क्या है? अनुपस्थित। आप जानते हैं कि एंटीबॉडी इंजेक्शन सबको दिया जा सकता है। क्लियर। एंटीबॉडी इंजेक्शन सबको दिया जा सकता है। जैसे कोरोना काल आया था ना, तो भारत सरकार एडवाइजरी की थी कि सबको टीका लगेगा, तो एंटीबॉडी टीका दे रहा था कि सबके मजबूत, जो आपकी कोशिकाएं, जो भी ग्रंथियां, हार्मोन्स, वो सब मजबूत हो जाए, जिससे वायरस आपको अटैक न कर। वही कारण होता है जैसे हम बीमार हैं। बाय द वे,
ठीक ना, हमें सर्दी वायरस जुकाम हुआ, हमें एंटीबॉडी का इंजेक्शन दिया जा सकता है, यानी कि साधारण सामान्य व्यक्ति को भी एंटीबॉडी इंजेक्शन दे सकते हैं। जब एंटीबॉडी है या नहीं है तो क्या करेगा भाई, इसके पास एंटीजन है तो एंटीजन इसलिए सबसे लेगा लेकिन किसी को नहीं देगा, और सिर्फ देगा किसको देगा, अपने ग्रुप को देगा, सिर्फ AB जो है AB को ही देगा, अन्य किसी को नहीं देगा। बात समझ में आ गया, इसलिए इसे सर्वग्राही या सर्वअदाता। अब बात आती है रक्त समूह O की। अब बात आती है चौथा जो आपका ग्रुप की बात किया गया, ध्यान में रखिएगा, चौथे ग्रुप की जब बात करते हैं आपके, ठीक ना, क्लियर, चौथा यानी रक्त समूह O, रक्त समूह O की बात करते हैं, ध्यान में रखिएगा, रक्त समूह O, इसे क्या कहते हैं, इसे सर्वदाता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, सर्वदाता, सर्वदाता, इसे सर्वदाता ऐसा क्यों कहा जाता है, ध्यान रखिए, इसे सर्वदाता कहते हैं क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी A और B दोनों पाई जाती है, एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटीबॉडी, ठीक है, इसके पास एंटीबॉडी A और B दोनों पाई जाती है, यानी एंटीबॉडी A और B दोनों पाई जाती है, क्लियर, पाई जाती है, एंटीबॉडी दोनों पाई जाती है, एंटीबॉडी दोनों, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता है, एंटीजन नहीं होता है, क्लियर, एंटीजन नहीं होता है, क्योंकि एंटीबॉडी इंजेक्शन सबको दिया जा सकता है और एंटीबॉडी इंजेक्शन सबको दिया जा सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता कहा जाता है, क्लियर। यहां से इसमें एंटीबॉडी AB पाई जाती है लेकिन एंटीजन AB अनुपस्थित रहता है, क्लियर, इसलिए इस ग्रुप को सर्व, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप O है, फॉर एग्जांपल समझिए कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, O है, मेरा ब्लड ग्रुप O है, हम तो सबको दे सकते, सबको देगा भाई, सब ले लो, सब लोग ले लो, लेकिन जब इसको आवश्यकता पड़ेगा, जब O को आवश्यकता पड़ेगा तब किससे, यह सिर्फ अपने ही ग्रुप से लेगा, किससे लेगा, अपने ही ग्रुप से लेगा, क्लियर, अपने ही ग्रुप से लेता है और सबको दे देता है। कारण मैंने बताया कि क्यों देता है, ये आपके सामने आया होगा, ठीक ना, कारण आपके सामने आया होगा, यानी एंटीबॉडी जो है, क्योंकि यह जो है सबको, यानी सबको देता है और किसी से लेता नहीं। कारण क्या है, कारण यही है कि इसके पास एंटीबॉडी उपस्थित होता है, एंटीजन नहीं होता है, क्लियर, इसलिए इसे सर्वदाता। ठीक है, आज मैं यहीं तक इस पार्ट को मैं अगले वीडियो में और आपको बेहतरीन और आगे मैं देता रहूंगा, ठीक है, चलिए।